नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। दिल्ली लाल किले के धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत, 24 घायल। सुरक्षा को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान जारी। 20 जिलों के 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों का फैसला करेगी जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राज्य यात्रा पर रवाना हुए भूटान के HM जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। दिल्ली धमाके के बाद पंजाब में हथियार तस्करी का भंडाफोड़। फिरोजपुर में 2 आरोपी गिरफ्तार। पाक से निकला कनेक्शन। SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई। SIR में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। लाल किले के पास कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। सफेद i20 कार का वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और निकलते वक्त कार में 3 लोग सवार थे। कार ड्राइवर चेहरे पर काला मास्क लगाए हुए थे। कार पार्किंग वाले से संवाद किया और फिर कार निकाली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 4 मिनट के बाद कार में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 9 लोगों की अब तक मौत हो गई और 24 लोग घायल बताए जाते हैं। अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। धमाके वाली कार में 3 लोग सवार थे। ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ड्राइविंग सीट पर था आतंकी डॉक्टर उमर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा सहित कई जगहों पर हाई अलर्ट की बात सामने आई है और UAPA की धारा 16 और 18 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है थाने में। दिल्ली लाल किले के पास कार धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट में जैश का हाथ होने का भी शक आशंका वो जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से लगातार ये जानकारी सामने आ रही है। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जाती है, जिनका इलाज लगातार जारी है। LNJP अस्पताल में लगातार दिग्गजों के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है और उनकी हालत का अपडेट भी लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर और मंजर क्या था इस पूरे ब्लास्ट के बाद, वो इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार की न्यूज आपको दिखाई रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में कुल हाई अलर्ट किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा सहित कई जगहों पर अलर्ट की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार पार्किंग वाले से संवाद किया और फिर कार लेकर बाहर निकले। करीब 4 मिनट के बाद कार में ब्लास्ट हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में 9 की मौत, 24 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली लाल किले के पास कार धमाके की तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। सफेद i20 कार का वीडियो भी सामने आया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार पार्किंग से निकलते वक्त कार में 3 लोग सवार थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार ड्राइवर चेहरे पर काला मास्क लगाए थे।
बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कार पार्किंग से निकलते वक्त कार में 3 लोग सवार थे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार ड्राइवर चेहरे पर काला मास्क लगाए हुए थे। सफेद i20 कार का वीडियो भी सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सफेद i20 कार का वीडियो आया सामने। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल बताए जाते हैं। ब्लास्ट में मारे गए 2 लोगों की पहचान भी हो चुकी है। अमरोहा के अशोक कुमार की ब्लास्ट में मौत, दिल्ली के अमर कटारिया के ब्लास्ट में मौत होने की बात सामने आई है। और बाकी मृतकों की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। दिल्ली ब्लास्ट में 13 लोग हिरासत में अब तक लिए जा चुके हैं। पूछताछ लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। i20 कार डॉक्टर उमर के नाम पर पाई गई और धमाके के समय कार में अकेला था उमर। सूत्रों के हवाले से जानकारी, कार में मास्क लगाकर बैठा था डॉक्टर उमर। फरीदाबाद मौजूल का फरार आतंकी है उमर। धमाके वाली i20 कार का नंबर HR 26CE7674 पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है उमर। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट में 9 की मौत, 20 घायल। ब्लास्ट में मारे गए 2 लोगों की पहचान हुई। अमरोहा के अशोक कुमार की ब्लास्ट में मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धमाके के समय कार में अकेला था उमर। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, और अगली बड़ी खबर आपको दिल्ली से ही बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद में यूपी में भी कड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अहम जानकारी आपको हम बता दें, पूरे यूपी में हाई अलर्ट, पुलिस अफसरों को पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में कड़ी सुरक्षा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। FSL is doing the same thing only. They are lifting the traces of explosives, and based on their testing, they will be able to conclusively. How long does that process take usually? Just now we were talking to them. Maybe 1 or 2 days they will expedite the process, and maybe they will be able to tell us in a day or two. Do you believe that there are others who may be involved in this who have gotten out? As I told you, that it is investigation is ongoing, and the facts are unfolding, and new things are coming up. So as of now, it will be premature to conclude anything. Was there any shrapnel which was found at all on Not the as location? of now, not as of now. But still, we are examining the scene of crime. And in terms of the metro and operations, borders being sealed, what can you share with us? No, as of now, I cannot share anything about that. We are deciding upon it, and then we will take a call. Could you share any other information? Sir, idhar aaiye, sir, idhar aaiye, sir. तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद पूरी यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। नेपाल सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में भी हाई अलर्ट, यूपी के सभी बॉर्डर्स पर कड़ी निगरानी की बात सामने आई है। दिल्ली ब्लास्ट में कुल 9 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद लगातार देश में कई जगहों पर कुल 12 राज्यों पर बताया जाता है हाई अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन साथ ही साथ यूपी में भी हाई अलर्ट, खासतौर पर बॉर्डर इलाकाज में अगर हम बात करें तो यहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो सीमावर्ती इलाके हैं यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। और अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट वाली सफेद i20 कार का वीडियो सामने आया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पार्किंग से निकलते वक्त कार में 3 लोग सवार थे। कार ड्राइवर चेहरे पर काला मास्क लगाए था। कार पार्किंग वाले से बातचीत हुई, फिर कार निकल गई। करीब 4 मिनट बाद कार में ब्लास्ट हो गया। पार्किंग से निकलते वक्त 3 लोग सवार थे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर मेरठ से सामने आई है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी जानकारी मेरठ से सामने आ रही है। अहम खबर मेरठ से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल हर मोर्चे पर तत्पर, पूर्व राज्य मंत्री की ओर से यह अहम बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हर मोर्चे पर तत्पर हमारे सुरक्षा बल, पूर्व राज्य मंत्री की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया। कानून के कटघरे में लाया जाएगा, दोषियों को जल्द ही देश की राजधानी नई दिल्ली में कार धमाके में दर्जन भर लोग की जनहानि हुई है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन शोकाकुल परिवार को मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में हम खड़े हुए हैं और मैं कहना चाहूंगा, कुछ ऐसी शक्ति भारत को बढ़ता देख भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए रोकने की कोशिश हो रही है। मैं निश्चित रूप से ऐसी जो आतंकी शक्तियां हैं उनको तत्काल ही हमारी सरकार गिरफ्तार करेगी और वो जल्दी ही जेल के अंदर होंगे। मैं निश्चित रूप से उन शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और अब बात करेंगे बिहार के रण की दूसरे चरण की। और अब बात करते हैं बिहार के रण की, जिसमें दूसरे चरण के तहत वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरे चरण के तहत लगातार मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में बिहार के मतदाता पहुंच रहे हैं। उन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए जो आज के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिहार चुनाव में आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग 122 सीटों पर लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीस जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। किशनगंज में सुबह 9 बजे तक 15.81% वोटिंग होने की बात सामने आई। कैमूर में 9 बजे तक 15.08% वोटिंग। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रोहतास में 9 बजे तक 14.16% वोटिंग। औरंगाबाद में 9 बजे तक 15.43% वोटिंग की बात सामने आई है। किशनगंज में सुबह 9 बजे तक 15.81% वोटिंग पूरी हुई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोहतास में 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आया। औरंगाबाद में 9 बजे तक 15.43% वोटिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीस जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोहतास में 9 बजे तक 14.16% वोटिंग की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। और इसी पर करेंगे आज विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बादल कुमार हमारे साथ में हैं गया से, और एमडी नज़ीर आलम सुपौल से जुड़े हुए हैं, प्रदीप शर्मा किशनगंज से हैं, रमन किशोर सासाराम से जुड़े हुए हैं, और अर्जुन केसरी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। सबसे पहले बादल का रुख कर लेते हैं। बादल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। 122 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता कर्मी तय करेंगे। जिले में मतदान होना है और इसे लेकर सभी जिला विधानसभा में यहाँ की 10 विधानसभा है और 122 प्रत्याशी मैदान में है। हम वहाँ पर अभी ये बूथ नंबर 159 है, देख सकते हैं कि फोर्स की तैनाती खूब है और मतदाताओं का रुझान बहुत ज्यादा है। मतदाताओं का पहला सोच ये है कि पहले वोट, मतदान, फिर जलपान, ये करके लोग आ रहे हैं और वोट देकर जा रहे हैं। अभी इसी बूथ पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार जो थे वो अपना मत देकर जा चुके हैं और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। एमडी नज़ीर आलम सुपौल से हमारे साथ में आवाज मिल रही है। क्या जानकारी है आपके पास में इस बार दूसरे चरण में? क्या प्राथमिकताएं हैं लोगों की? जो वोटर पहुंच रहा है, क्या कुछ कहना है उसका? 20 जिलों में आज 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। 11 बज चुके हैं और 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। क्या दिन बढ़ने के साथ साथ लोगों की संख्या भी मतदान केंद्रों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? नज़ीर आलम, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? नज़ीर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रदीप शर्मा किशनगंज से। प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं? प्रदीप शर्मा, आपको आवाज मिल रही है? प्रदीप शर्मा, बोलिए प्रदीप, यही सवाल आपसे भी। हाँ जी बोलिए। प्रदीप, 11 बज चुके हैं, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या प्राथमिकताएं हैं इस बार वोटर की? देखिए 11 बज चुके हैं और प्रतिशत अगर हम बात करें जिला की तो करीब 18 से 20% जो है मतदान हो चुका है। सुबह 7 बजे से लगातार जो है कतार जो घटने का नाम नहीं ले रही है। लोगों में एक गजब का उत्साह है और मतदान को लेकर लोग जो है काफी जागरूक हो चुके हैं। और अभी जो है आपने देखा पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, यही वो कारण है जो मतदान प्रतिशत जो है बढ़ा है। और हम दिखा सकते, देखिए महिलाएं जो है सभी वर्ग के लोग जो है यहाँ पर जो है जुट रहे हैं वोट करने के लिए और घर से निकल रहे हैं। और दादी वोट दे दिए क्या? मतलब इस बार पहले आ गए वोट देने के लिए? नहीं, बहुत देर से आया, 10 बजे दे दिए वोट? हाँ, सब चीज ठीक रहा? देखिए मतदान को लेकर जो महिलाएं हैं वो जागरूक है। आप वोट दे दिए चाची? कितना बजे आए थे? 1 घंटा।
देखिए, मतदान को लेकर जो महिलाएं कह रही है कि जो है वो वोट देने सुबह में ही आई हुई थी, करीब 1 घंटा लाइन में लगने के बाद वो वोट दे पाई है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ पे एक मीडिया कर्मी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार मतदान जो है प्रतिशत बढ़ने वाला है क्या। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है मतदान को लेकर। देखा गया था कि जिला परिषद के द्वारा इलेक्शन जनता चलाई जा रही थी कि अपने अपने घरों से निकल कर मताधिकार का प्रयोग करें। लगातार इस बार लग रहा है कि अगले साल से ज्यादा लोग इस बार मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, देखिए बने रहे। देखिए अभी हम आपको लाइव तस्वीर वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है लोग जो है बीमार है, फिर भी वो जो है वोट देने के लिए, देखिए यहाँ पर देखिए कितना उम्र हो चुका है इनका और वोट देने के लिए वो आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है बीमार जो है लोग, वो भी वोट देने के लिए आए हुए हैं। वोट दे दिए। चलने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा रोइए नहीं, क्या हुआ, कुछ बात? अच्छा आपको व्हील चेयर नहीं मिला? यहाँ पे व्हील चेयर नहीं मिला? देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोग जो है उन्हें व्हील चेयर से मतदान केंद्रों तक लाया जाए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर व्हील चेयर जो है रहना चाहिए, ताकि लोगों को जाने आने में दिक्कत ना हो, क्योंकि रो रहे हैं व्यक्ति, हालांकि इन्हें चलने में दिक्कत हो रही है। पर कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है, लोगों में उत्साह है। तो अभी हम आपको के न्यूज पर वो लाइव दिखा रहे थे तस्वीर। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? दिक्कत हो रहा है। देखिए अरे व्हील चेयर ठीक है, हम इसके बाद जो है कोशिश करेंगे, के न्यूज की टीम ये कोशिश करेगी कि ऐसे लोगों को जो व्हील चेयर मुहैया हो सके। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कई जगहों पर कुछ अव्यवस्थाएं भी नजर आ रही हैं और लोगों का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में रमन किशोर सासाराम से लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। रमन, पूरी जानकारी क्या है? देखिए कुछ जगहों पर व्हील चेयर न होने से मतदाताओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रमन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अर्जुन है हमारे साथ में। अर्जुन, आवाज मिल रही है आपको? अर्जुन, क्या कहना चाहेंगे? कई जगहों पर व्हील चेयर नहीं है, जिसके चलते जो बुजुर्ग या वृद्ध मतदाता है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग है। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास में? अनम्यूट कीजिए अर्जुन, अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए आप। अर्जुन अनम्यूट कीजिए ताकि हम आपको सुन सके, प्लीज। बोलिए। आवाज आ रही मैम? जी बोलिए। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गया जी के सरघाटी अनुमंडल अंतर्गत एक नदरपुर पंचायत गांव है, जहाँ पे कहा जाए कि पहले ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र रह रहा है। हमेशा जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये इलाका जो है सेंसिटिव रहा है, लेकिन फिर भी इस वक्त हर साल की तुलना में देखा जाए तो बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ व्यवस्था किया गया है। लगभग 6 बजे, 5:30 से 6 बजे से ही लोग जो है लंबी कतारें लग करके अपने मत देने के लिए इंतजार कर रहे थे। 7 बजे से जो है वो शांतिपूर्वक मतदान स्टार्टिंग हो गया है। अभी कुछ युवा भी है, उनसे बात करना चाहेंगे। कुछ युवा से बात भी किए हैं, तो पता चल रहा है कि इस वर्ष कभी चुनाव होगा वो सिर्फ मुद्दा और रोजगारी जो होगा, रोजगार हो गया, विकास हो गया, इन मुद्दाओं पर जो है वोट कर रहे हैं। और व्हील चेयर की बात कहा जाए तो यह स्थानीय प्रशासन का और जो भी इसके पदाधिकारी, उनको जिम्मेदारी होना चाहिए कि जो जाने में असुविधाएं हैं उन्हें ये मुहैया कराने चाहिए थी, ताकि असाध्य लोग, रोगी लोग आसानी पूर्वक मतदान कर सकते थे। लेकिन इस तरह का व्यवस्था देखने को नहीं मिला है अभी तक। बिल्कुल, व्यवस्थाएं ठीक नजर नहीं आ रही हैं और यही वजह है कि कई जगहों पर लोगों के सामने समस्याएं भी आ रही हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में हैं। एमडी नजीर आलम, आपको आवाज मिल रही है क्या? नजीर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए प्लीज नजीर, अनम्यूट कीजिए। जी आवाज आ रही है? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग लगातार जारी है। क्या तस्वीरें फिलहाल मतदान स्थल पर देखने को मिल रही है? जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कीजिए। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा तो वही है जो हम अभी आपके सामने यहाँ के जनता से पूछ रहे हैं। और सुपौल 43 विधानसभा में अभी हम गौरवगढ़ चौक पर हैं, सुपौल जिला के। आइए और पूछते हैं, यहाँ के जनता भी है
और यहाँ पर बूथ पर गए थे। अभी बूथ पर जो है उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी तक में जो है 15 से 16% तक मतदान जो है जल चुकी है। अभी हम कुछ जनता से बात करते हैं जो आपके सामने में। इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग नया बदलना है। नया बदलना है? क्या बदलाव, क्यों, ऐसा क्यों? हम लोग बदलेंगे। बदलिएगा? जी जी चाचा, इस बार का मुद्दा क्या है आप लोग का? मुद्दा है कि सरकार को बदलना चाहिए। जी, सरकार को बदलना चाहिए। चाहिए क्यों? यहाँ के जो है हमारे जो है गद्दावर 35 साल से मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी जो है इतना विकास किए हैं, उस विकास पर आप लोग क्यों नहीं मुद्दा वोट करेंगे? जी, विकास चाहिए। ये आप बताइए चाचा, इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? कैसा बदलाव चाह रहे हैं? बदलना चाह रहे हैं? बदलाव तय है जी। ये कौन सी जगह है? गौरवगढ़ जगह है जी। जी बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या पोजीशन और क्या हालात है? यहाँ इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा पोजीशन है। यहाँ से मिन्नत रामानी जी जीत रहे हैं। मिन्नत रामानी जी जीत रहे हैं। 35 साल से जो हमारे ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, उनके जो है कार्यकाल में क्या आप लोग को कैसा लगा? कार्यकाल तो ठीक है रहा, लेकिन हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार बदलना चाहते हैं, बस एक ही मोटिव है आप लोग का। पढ़ाई कमाई रोजगार। जी सर, इस बार का मुद्दा कह रहे हैं बदलना चाह रहे हैं, क्यों? बात यहाँ पर रोज बेरोजगारी, कोई बाल कारखाना नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं नया सरकार बनेगा। नया सरकार बने। क्या नाम हुआ आपका? नागेश्वर यादव। कौन सा जगह है ये? गौरवगढ़ चौक है, सुपौल जी। अब हम और कुछ जनता से पूछते हैं। नौजवान यहाँ पर है, नौजवान सभी बात करते हैं और हम अपने के न्यूज के माध्यम से। जी बताइए, इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव चाह रहे हैं, क्यों? मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। लोग युवा सरकार लगा चाहते हैं। तेजस्वी सरकार ने बोला है कि हम हर खाते में 30,000 रुपया देंगे, नौजवान को हर घर नौकरी देंगे। कहाँ तक सच्चाई? सच्चाई बिल्कुल सच्चाई, वो देगा। जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है जी। क्या नाम हो आपका? जी, हमारे सर भी हैं, हमारे यहाँ पूछते हैं इस बार का क्या मुद्दा है आप लोग का, क्या चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं क्योंकि अब बूढ़े हो गए हैं, अब देश के संभाल उसके पास। नीतीश कुमार तो बूढ़े हो गए। यहाँ के 35 साल के विजेंद्र प्रसाद यादव जी का रहा है। आप बताइए कि कहाँ तक उनका जो कार्यकाल सही और अच्छा है, जो कि आप लोग चाह रहे हैं बदलने के लिए? बदलाव अब होना चाहिए, जो कर दिए वो अच्छे किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारे साथ एक नेताजी भी है, देख रहे हैं। आप जनस्वराज से हैं क्या? नहीं नहीं तो वही ठीक है। इस बार का जो है देख रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दा है? हम लोग का जो बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगार जो युवा जो है, उसके बाद प्लान की मुद्दा है, और उसके बाद जो परिवर्तन की ओर हम लोग जा रहे हैं। सभी परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल से जो है ना हम लोग जो है कि सरकार को देखे, हम लोग नए सरकार की सोच के बदलते हुए नया सरकार चलाने का हिस्सा देता है। क्या नाम हो आपका? पप्पू कुन्ना जी। आइए, हम नौजवान साथी हैं हमारे दुकान पर, उनसे भी बात करते हैं। इस बार वोट डाले आप क्या? अभी तक तो नहीं डाले हैं। नहीं डाले हैं, लेकिन इस बार इसीलिए अभी नहीं गए हैं, थोड़ा देर के बाद जाएंगे। थोड़ा देर के बाद है। क्या आप लोग का मुद्दा, नौजवान है आप लोग, क्या चाह रहे हैं इस बार? इस बार बदलाव होना चाहिए, सरकार बदलाव होना चाहिए। क्यों? वो काफी एजेंट हो गए हैं और उसका अभी बोलने का भी कभी कभी भटक जाते हैं रास्ते, इसीलिए नौजवान है, उसको आना चाहिए। वो अपने अभी बहुत परफॉर्मेंस ठीक है उसका, और जो बोलते हैं उस पर खड़े उतरने का प्रयास करते हैं। यही हम लोग का। क्या नाम हो आपका? राहुल। क्या वोट गिरा है? आप वोट गिरा, आपका उम्र नहीं हुई है? चलिए इधर जी। यहाँ डॉक्टर साहब है, यहाँ डॉक्टर साहब है जी। डॉक्टर साहब वोट गिरा दिए? हाँ, वोट गिरा। जी जी जी। क्या नाम हुआ आपका? इस बार का क्या मुद्दा है आपका? हम लोग बातों करते हैं यहाँ तेजस्वी सरकार के यहाँ मांगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार।
जी आइए और एक जनता से पूछते हैं, क्या आप लोग का क्या मुद्दा है, यहाँ का क्या मतलब? हम लोग का मुद्दा है जो 35 बरस ऊर्जा मंत्री रह करके विजेंद्र यादव, आज देखिए ऊर्जा मंत्री रह करके सुपौल में हम लोग मानव बल के कार्यरत में हम लोग प्रेजेंट है, और हम लोग जब भी उनके डेरा पर जाते हैं मिलने के लिए तब कहता है कि तुम तो यहाँ से निकलो, क्या करने के लिए आया है। आज हम लोग उनके बदौलत तो रोड पे है खड़ा, इसीलिए हम सबकी बात सरकार को चेंज करना है तो आइए जी। अभी आप देख चुके कि 43 विधानसभा सुपौल से अभी हम जनता से लाइव हुई और बात किए, जो कि हमारे के न्यूज से जुड़े, और देखे आप लोग। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में अर्जुन केसरी भी लगातार बने हुए हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। अर्जुन, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? 20 जिलों की 122 सीटों पर आज मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मतदान केंद्रों पर कई जगहों पर इंतजाम ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर कुछ बदइंतजामी भी है। पूरी जानकारी क्या है? अर्जुन, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी जी, हाँ जी, मिल रही है मैम जी। क्या कहना चाहेंगे? जानकारी जिस क्षेत्र में हम हैं यहाँ पे लोग जो है बहुत ही शांतिपूर्वक, शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ अर्धसैनिक का बल जो है तत्परता से अपने जो है वो भूमिका निभा रहे हैं, और साथ ही साथ देखा जाए कि यहाँ पे लोग जो है बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पे जो है बात कर रहे हैं। जो आसाध्य लोग हैं उन लोग के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हर इलेक्शन की तुलना में अभी जो है व्यवस्था ठीक ठाक है। हम जिस क्षेत्र में वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन आज जो है बहुत ही शांतिपूर्वक लोग लाइन कतारें लगा करके एकदम अपने अपने मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 20 जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। कई जगहों पर हमने देखा लोगों ने बदलाव की बात की, लेकिन कई जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। अर्जुन, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी बढ़ता हुआ नजर आता है, और पिछले चरण की बात करें यानी पहले चरण की रिकॉर्ड मतदाता पहुंचे थे मतदान केंद्रों पर, बड़ी संख्या में वोटिंग हुई थी। आज भी कुछ ऐसी उम्मीद जताई जा रही है क्या आज भी कोई नया रिकॉर्ड बनाने को बिहार तैयार दिखाई दे रहा है? जी मैम, पहले की तुलना में अभी महिलाएं बहुत सख्त जागरूक है, और महिलाएं की प्रतिशतता जो है पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि लोग जो है पहला जलपान के पहले वो मत को देने के लिए वो तत्पर है। देखा जाए सुबह में पुरुषों की तुलना में देखा जाए महिलाएं की संख्या ज्यादा रही है, और लगातार जो है जो भी है अपने भीड़ के तुलना में भीड़ जैसे बढ़ रही है, तो उसके तुलना में बार बार जो लोग हैं वो आकर के अपने मत को दान कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने काम धाम छोड़ करके सुबह 5 बजे से महिलाएं जो है जागरूक होकर के मत को दान कर रही है। प्रतिशतता में महिलाओं की संख्या जो है ज्यादा रहेगी इस वर्ष। एक पहला रिकॉर्ड हो रहेगा बिहार का चुनाव का कि महिलाएं का जो प्रतिशतता है वो पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा रहेगी। अभी तक लगभग 20% जो है मतदान हो चुके हैं इस क्षेत्र में। बिल्कुल, लगातार मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है। अर्जुन, इस बार महिलाओं की भागीदारी काफी तेजी के साथ में नजर आई, क्योंकि महिलाओं को लेकर हर दल की ओर से उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास भी किया गया। किसी ने 10,000 का वादा किया तो किसी ने 2,500 का वादा किया, लेकिन महिलाएं इस बार किसके साथ होंगी, हालांकि ये तो 14 नवंबर को ही साफ होगा। फिलहाल आज जब आप देख रहे हैं, जब आपने देखा होगा कि बूथ पर भी महिलाएं पहुंच रही हैं, तब उनका क्या कहना था? उनसे बातचीत में कोई बात आपको समझ में आई? किस ओर इस बार महिलाओं का रुख दिखाई दे रहा है? अधिकतर रुझान जो है महिलाएं की ओर सरकार की बदलने की बात को लग रही है, क्योंकि लोगों से बात करने के दौरान बोले कि 10,000 रुपये भेजे हैं, 10,000 में क्या होगा। कुछ महिलाएं को कहना है कि नहीं 10,000 ही भेजे मेरे लिए बहुत ही काफी है। तो यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए अपना मुख्य जोर है कि महिलाएं जिस ओर आकर्षित होगी सत्ता उस ओर बनेगा। पुरुषों की तुलना में महिला की जो है वोटरों की संख्या और मतदान की संख्या भी वो ज्यादा है। जिस ओर महिला का वोट जाएगा उसकी सत्ता ठीक से बनेगी। बिल्कुल, लगातार जो महिलाओं का रुख है वो किस ओर जाएगा, ये 14 नवंबर को साफ हो जाएगा नतीजों के साथ। और
चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर आज लगातार मतदान हो रहा है। शुक्र है आपका अर्जुन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो 20 जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बिहार चुनाव में आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है और 122 सीटों पर कुल 20 जिले शामिल हैं। इसमें आज मतदान हो रहा है। कई जगहों पर व्यवस्थाएं ठीक नजर आई, लेकिन कई जगहों पर कुछ व्यवस्थाओं की कमी भी रही, जिसके चलते मतदाताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी, धमाके के बाद लाल किला बंद किया गया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर धमाके के बाद लाल किला बंद किया गया। 13 नवंबर तक के लिए पूरी तरह से बंद लाल किला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 13 नवंबर तक के लिए पूरी तरीके से बंद किया गया। पर्यटकों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, धमाके के बाद लाल किला बंद किए जाने की बात सामने आई है। एक और बड़ी जानकारी दिल्ली से ही आपको हम बताते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की ओर से 4 और संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। आम खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। 4 संदिग्धों को और हिरासत में लिया गया। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश कि आखिर इस धमाके के तार कहां से जुड़े थे। दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, 4 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चार संदिग्धों को और हिरासत में लिया गया। पूछताछ लगातार जारी है। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर धमाके के बाद बड़ी जानकारी सामने आई है। 4 संदिग्धों को और हिरासत में लिया गया। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और अब सीधा आपको बाराबंकी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हुए। तस्वीर आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं। हो रहा है, मैं इन सभी योजनाओं की, परियोजनाओं की प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे, और यही कारण था कि उन्होंने भारत के खिलाफ भारत को अनेक प्रकार से बांटने की साजिश की थी, और विदेशी हुकूमत होती ही ऐसी है, गुलामी की दास्तां होती ही ऐसी है। वे आपको कमजोर करेंगे,
आपको बांटने का काम करेंगे, आपकी एकता को छिन्न भिन्न करने का काम करेंगे, भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। यही मुगल काल में होता था और यही ब्रिटिश सरकार भी भारत के अंदर करती थी। जो भारत लाखों हजारों वर्षों से एक हो, अखंड रहा हो, लगातार ब्रिटिश कालखंड में उसके एक एक टुकड़े उससे अलग होते गए और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 14 अगस्त 1947 का था, जब भारत की भुजाओं को भारत से पृथक करके भारत पर एक बड़ी चोट ब्रिटिशर ने की थी। उनकी मंशा थी कि भारत को हम अलग अलग भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दें, इससे भारत के नागरिकों के मन में एक खिन्नता पैदा हो कि भारत एक नहीं रह सकता। बहनों और भाइयों, ब्रिटिश सरकार ने आप उस समय घोषणा की थी कि भारत को आजाद करने वाले हैं, लेकिन भारत की आजादी की शर्त उन्होंने रखी कि भारत को 2 भागों में बांटेंगे। देशी रियासतों को ये छूट देंगे कि उनकी मर्जी हो भारत में शामिल हो, उनकी मर्जी हो पाकिस्तान में शामिल हो, या उनकी मर्जी वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, यो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी, उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्प था कि भारत की 563 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने भारत का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत के शिल्पी के रूप में भारत के नागरिकों के दिल में राज कर दिया। याद करिए, उस समय जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, वे भारत गणराज्य में शामिल नहीं होना चाहते थे, आनाकानी कर रहे थे, वे स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा उस समय इन दोनों से, कहा कि भाई बातों से मानोगे नहीं तो हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। और दूसरा तरीके की आने की बात क्या हुई कि हैदराबाद का निजाम हो या जूनागढ़ का नवाब, दोनों भाग करके पाकिस्तान चले गए। बहनों और भाइयों, आपके बगल में मुहम्मदाबाद भी है, यह आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। उन सेक्युलरिस्टों के आंखों में जहां धूल झोंकी हुई है उनको बताइए, यही मुहम्मदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष बनकर के पाकिस्तान के लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाता था। संपत्ति भारत की, और भारत की संपत्ति को भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था, ये बगल में 5 किलोमीटर की दूरी पर आपकी मुहम्मदाबाद है, और उसके द्वारा जो शरारत की जा रही थी, और वह भाग करके पाकिस्तान भी चला गया था, वह पाकिस्तान भी चला गया था। आज भले ही जब पाकिस्तान में दुर्गति हुई, आज भले ही उसके वर्तमान के वंशज फिर से भारत के अंदर हाथ पैर मार रहे हो, लेकिन ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति है, और शत्रु संपत्ति पर किसी भी शत्रु का अधिकार नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों का अधिकार है, भारत की सरकार का अधिकार है। बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, यह देखने के लिए इस प्रकार की केवल एक घोषणा नहीं है,
ये महज संजोग नहीं कि जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तब भारत के राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत का वाचन अभी हम लोगों ने इस मंच पर किया है, हजारों की भीड़ राष्ट्रगीत के साथ सावधान की मुद्रा में रहकर के सम्मान देकर के गायन के साथ जुड़ रहा था। आपने देखा होगा ये वही गीत है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया, और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। और उसी भाव के लिए आज वंदे मातरम को भी 150वें वर्ष में अभी 7 नवंबर को एक समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। लेकिन आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का